एक लड़की जो शादी से पहले ही माँ बन चुकी थी, उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि अपने बच्चों के साथ वो ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाएगी और तीनों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाएगा। जब लड़की की माँ और बच्चियों की जो नानी थी, उन्होंने अपनी नवासी और अपनी बेटी को कमरे में खून से लथपथ देखा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, वो बेहोश होकर गिर गई थी। वो ये देख भी नहीं पा रही थी, इतना बेरहमी से उन तीनों का कत्ल हुआ था। आखिर उनका कत्ल किसने किया था और क्या वजह थी इस कत्ल की? यहाँ तक कि जो कातिल थे ना, उन्हें 19 साल का वक्त लग गया था पकड़ने में। दोनों कातिल भारतीय सेना के जवान थे। जो जवान देश के बॉर्डर पर देश की जो जनता होती है उसकी रखवाली करते हैं, वो ही कैसे कातिल बन गए थे। आज की जो कहानी है उसमें हम यही जानेंगे कि आखिर कैसे और क्यों ऐसा हुआ था। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्ज़ा और ये सच्ची घटना है केरल राज्य की। ये कहानी शुरू होती है सन 2005 में। केरल राज्य का एक ज़िला है कोलम, और कोलम में ही एक गांव लगता है आलेमोन। वहीं की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था रजनी। और रजनी का कुछ एक लड़के से ऐसे आंखें मिल जाती हैं कि उसे उससे प्रेम हो जाता है। उस लड़के का नाम था दिविल कुमार। दोनों की बातें शातें होने लग जाती हैं और दिविल कुमार जो था वो भारतीय सेना में जवान था। दोनों की इतनी बातें होती हैं कि एक टाइम पर दोनों के शारीरिक संबंध बन जाते हैं, जिसके बाद में जो लड़की थी रजनी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो इस चीज़ की खबर अपना जो बॉयफ्रेंड था उसका दिविल कुमार उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मामला है। जिसके बाद में दिविल कहता है, एक काम करो, तुम अबॉर्शन करा दो, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते अभी। तो इस चीज़ पर रजनी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो जो लड़का था दिविल कुमार, वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, अभी नहीं कर सकते और इस बच्चे को तुम अबॉर्ट करा दो। जिसके बाद में रजनी दिविल से काफ़ी लड़ती है, दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है और आखिर ये होता है कि दोनों का रिश्ता टूट जाता है। रजनी कहती है कि मेरे लिए मेरा बच्चा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम नहीं, तो ये रिश्ता हम ख़त्म करते हैं जब तुम इस बच्चे को ही नहीं रखना चाहते। इस बात में ये जो दिविल कुमार था ये अपने कैंप चला जाता है, पंजाब पठानकोट में, आर्मी कैंप में, और जो लड़की थी वो वहीं रह जाती है। थोड़ा टाइम बीतता है ऐसे, फिर आ जाता है सन 2006 जनवरी के लास्ट में। जैसे जनवरी ख़त्म हो रहा था तो रजनी जो थी उसने तिरुवनंतपुरम एक हॉस्पिटल है केरला में, वहीं पर ही 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। दोनों जुड़वा बच्ची बहुत ही प्यारी थी और जो लड़की की माँ थी रजनी की, वो लड़की के साथ में थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो अपनी बेटी को अकेले छोड़ भी नहीं सकती थी। वो अपनी लड़की का साथ देती हैं। वहीं पर ही एक व्यक्ति आता है जो बहुत ही अनजान था, अजनबी था, जिसको वो लोग जानते ही नहीं थे। ना तो रजनी जानती थी और ना ही रजनी की माँ जानती थी। वो अजनबी व्यक्ति जो रजनी की माँ थी उनके पास जाता है और कहता है, अगर आपकी बेटी यहाँ पर एडमिट है, उसका ऑपरेशन है, तो अगर खून वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कह सकती हैं, मैं इस मदद के लिए तैयार हूँ। और वो अपना नाम बताता है, अनिल कुमार। अनिल कुमार नाम बताकर वो उनसे वहाँ से चला जाता है और फिर दोबारा अस्पताल में चक्कर काटने लग जाता है और बार बार रजनी की तबीयत के बारे में उनकी माँ से पूछने लग जाता है कि रजनी कैसी है, अब ठीक है अब। तो उसने एक तरीके से एक रिश्ता सा बना लिया था, एक दोस्ती सी बना ली थी रजनी की माँ से, और फिर वो रजनी से भी मिलने के लिए वार्ड में जाता रहता था। तो एक तरीके से इन तीनों का आपस में रिश्ता बन गया था। रजनी की माँ जो अनिल कुमार था उसको थोड़ा पसंद करने लगी थी कि हाँ चलो ठीक है, ये लड़का अजनबी है फिर भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार था। बहरहाल जो रजनी थी उसको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी ब्लड की, उसका जो डिलीवरी हुआ था वो आराम से हो गया था, उसे किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन क्योंकि अनिल ने ऐसा ऑफ़र किया था उसकी मम्मी को कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प करूँगा, बस इसी एक वजह से इनके आपस में दोस्तियाँ बन गई थी तीनों की। फिर आ जाता है रजनी की छुट्टी का दिन। हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर कहीं ना कहीं तो रजनी को जाना ही था। जो रजनी की माँ थी वो काफ़ी परेशान होती है और वो कहती है कि अगर हम अपने घर पे जाएंगे तो हमारे जो आस पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो सवाल उठाएंगे कि बिना बिहाई लड़की माँ कैसे बन गई। ये बात सोच सोच कर रजनी की माँ बहुत टेंशन ले रही थी और अनिल कुमार का वहाँ आना जाना लगा रहता था और वो बहुत ज़्यादा बातचीत करता था, बहुत अच्छी दोस्ती बना दी थी।
तो अनिल कुमार कहता है क्यों ना रजनी और आप मेरे साथ में चलो। वहीं का एक गांव होता है आंचल गांव, वो वहां पर ले जाता है रजनी को और उसकी माँ को, और वहां पर एक किराए का कमरा लेता है, वहां पर रहने के लिए उन्हें कहता है। ये बात रजनी मान भी जाती है क्योंकि उसने बात ही कुछ ऐसी कही थी। अनिल कुमार कहता है कि अगर अपने घर पर जाओगे, तुम्हारी माँ इसी वजह से टेंशन में भी है कि लोगों के सवाल उठेंगे कि बिना शादी के रजनी माँ कैसे बन गई और कैसे 2 बच्चियों को जन्म दे दिया। तो तुम्हारी माँ को बहुत टेंशन होगी और तुम्हारी सेहत पे भी बहुत असर पड़ेगा। तुम्हें इस टाइम पर आराम करने की ज़रूरत है और खुश रहने की ज़रूरत है। ये बात सुनकर रजनी मान जाती है और सोचती है ये सही कह रहा है, और उसकी बातों में आकर वो उस कमरे में रहने लग जाती है, माँ भी और रजनी भी और उसकी दोनों प्यारी सी जो बेटियां थी वो। अब अनिल कुमार वहां पर उन्हें रख देता है, जिसके बाद में थोड़ा टाइम बीतता है। जैसे ही रजनी थोड़ा सा सही से चलने फिरने लग जाती है, वो वहीं पर राज्य महिला आयोग में वो शिकायत दर्ज करती है रजनी, और डीएनए टेस्ट कराने की मांग करती है, जिससे कि ये साबित हो जाए जो रजनी की दोनों बेटियां हैं उनका पिता दिविल कुमार ही है। जिसके बाद में जो राज्य महिला आयोग होता है वो इस चीज़ की अनुमति दे भी देता है कि जो दिविल कुमार है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट होता, लेकिन उससे पहले ही कुछ अलग होने वाला था। दिविल का डीएनए टेस्ट होता, लेकिन उससे पहले 10 फरवरी सन 2006 में दिविल रजनी के घर पहुंचता है, और वहां पहुंचकर रजनी से और उसकी मां के सामने गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिसे सोचकर रजनी कहती है कि चलो ठीक है, अभी आ तो गया ही है, अब हम लोग साथ में रहेंगे, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दिविल कुमार जो था वो रजनी की माँ से कहता है कि बच्चों के जन्म के कागजात तैयार कराने हैं, उसके लिए आपको कुछ कागजात जो पंचायत ऑफिस है वहाँ जमा करके आने हैं, और आपको आज ही जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। और जो रजनी की माँ थी वो मान जाती है और वो कागज़ लेकर पंचायत जो ऑफिस था वहाँ के लिए निकल जाती है। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि थोड़ी सी देर में क्या कुछ होने वाला है। जब वो वापस लौटती हैं और घर का गेट खोलती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो कुछ ना सोच पा रही थी, सिर्फ चीखे पे चीखें निकल रही थी उनकी, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। इतने में ही क्या होता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि क्या वो लोग भी हक्के बक्के रह जाते हैं देखने के बाद में। और कमरे में क्या था, उनकी बेटी और उनकी दोनों नवासियों की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ, जिसे वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि कोई भी माँ बाप या कोई भी इंसान इस तरीके का जो उसके सामने दृश्य होगा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जिसके बाद में तुरंत ही पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस मौके वारदात पर तुरंत पहुंच जाती है। इधर उधर कुछ सबूत तलाश करती है पर कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को एक सुराग मिलता है, एक 2 व्हीलर वाहन मिलता है, और वो जो वाहन था जब उसकी जांच पड़ताल होती है कि ये किसका है तो उस पर एक नाम आता है राजेश का। राजेश के नाम से वो गाड़ी जो थी वो रजिस्टर्ड थी। और उसके बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। राजेश कोई और नहीं था, राजेश वही इंसान था, अनिल कुमार, जो रजनी और उसकी माँ से हॉस्पिटल में मिला था, जिसने नज़दीकियाँ बनाई थी और दोस्ती करी थी रजनी और उसकी माँ को यकीन दिलाया था कि वो बहुत सही इंसान है। जिसके बाद में जब राजेश का पता चलता है तो पता लगा कि वो भी भारतीय सेना में जवान है। और फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है, पता चलता है दिविल और राजेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। जब दिविल कुमार पठानकोट चला गया था तो उसने वहाँ पे ये सारी बातें अपने दोस्त राजेश को बताई थी, और राजेश को दिविल ने ही भेजा था जानकारी बनाने के लिए, उस पर भरोसा दिलाने के लिए रजनी के पास में। और जैसे ही वो दिविल आया उस दिन, और राजेश ने ही पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ बताया था दिविल को, और वो हर चीज़ की इत्तला दिया करता था दिविल को, हर चीज़ का वो बता दिया करता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या कर रही है रजनी और उसकी माँ। वो वहाँ पर बुला लेता है दिविल को, और रजनी और उसकी माँ बातों में आ जाती है, और पंचायत ऑफिस में माँ को तो भेज दिया जाता है, और वो लोग रजनी और उसकी दोनों बेटियों का कत्ल कर फरार हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि हमारा अपराध कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने 19 साल तक पुलिस को चकमा दिया था इस चीज़ का। इवन जो सीबीआई थी वो भी तंग आ गई थी इस केस से, लेकिन कोई कातिलों का पता नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद में दोनों का खूब सुराग तलाश किया जाता है, पुलिस पठानकोट वगैरह वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन वहाँ से दोनों फरार हो चुके थे।
दोनों का कुछ अता पता नहीं चलता है। जिसके बाद में तलाश जारी रहती है और वक्त बीतता रहता है। सालों साल बीत जाते हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर सन 2010 में ये रजनी का जो केस था वो सीबीआई को सौंप दिया जाता है, लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के बाद में सीबीआई के हाथ भी कुछ भी नहीं लगता है और सीबीआई भी निराश हो जाती है कि आखिर ये कातिल गए तो कहाँ गए, क्योंकि हर तरीके से उन्हें ढूंढा जा रहा था, कोई सुराग उनका मिलता ही नहीं था। उन्होंने अपनी जो पठानकोट कैंप में वो रहते थे वहाँ से छोड़कर भी वो फरार हो चुके थे। आखिर अब इनको ढूंढें तो कहाँ ढूंढें। वक्त बीतते बीतते सालों बीत जाते हैं और ये केस ठंडे बस्ते में पड़ चुका था। रजनी की मां को लगने लगा था अब रजनी और उसकी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस हार नहीं मानने वाली थी। साल तो बीत रहे थे लेकिन पुलिस की मेहनत अभी भी इस केस पर जारी थी और हथियारों को पकड़ना था किसी भी तरीके से। पुलिस ने इन हथियारों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल एजेंसी यानी कि एआई की मदद ली। इसके बाद वे जो केरल के ईडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज इब्राहिम हैं, उनके मुताबिक पुलिस विभाग के अंदर एक टेक्निक इंटेलिजेंस विंग है जो पुराने लंबे बहुत सालों से केस चल रहे होते हैं उनको डिजिटली सुलझाने की कोशिश करती है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रजनी के केस में भी एआई की वजह से ही हथियारे पकड़े गए थे। पुलिस टीम ने दोनों हथियारों को ट्रैक करने के लिए एआई से जो उनकी पुरानी तस्वीरें थी उनको डेवलप कराया, जिससे कि ये देखा जा सके कि जो हथियारे हैं दोनों राजेश और दिविल 19 साल बाद वो कैसे दिखते हैं, क्योंकि 19 साल का वक्त बीत चुका था, बहुत टाइम हो गया था। और तो और जो एआई था उससे उसके तरह तरह के उनके हेयर स्टाइल बदलवा के देखे गए, उनके मुंह पर बहुत सारे चेंजेस किए गए और इस तरीके से उनकी तस्वीरों को डेवलप कराया। जिसके बाद में सोशल मीडिया पर हज़ारों तस्वीरों से उनका मिलान किया कि कोई ऐसा व्यक्ति है सोशल मीडिया पे जो इस तस्वीर से मिलता है, लेकिन पुलिस इसमें भी नाकामयाब हो गई। पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस फिर भी सोशल मीडिया पर लगातार ये कोशिश अपनी जारी कर रही थी कि कोई तो व्यक्ति इस तस्वीर से मिलता ही होगा। दुनिया भर से बहुत सारी तस्वीरें मिली लेकिन उनका मिलान नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन क्या होता है, जो आरोपी था उसने एआई फोटो का फेसबुक पर शेयर की गई थी एक शादी की तस्वीर। जो फेसबुक पर फोटो थी वो 90% जो एआई वाली तस्वीर थी उससे मैच खा रही थी। जिसके बाद में पुलिस ने उसको ट्रैक किया और छानबीन करनी शुरू करी कि ये कौन है, फेसबुक पे कौन व्यक्ति है। जिसके बाद में पुलिस को पता चलता है इसका नाम राजेश है। जी हाँ, वही राजेश जिसने रजनी और उसकी बेटियों का बेरहमी से कत्ल किया था और पहचान बदल कर पुडुचेरी में रह रहा है। मामले की जानकारी सीबीआई को सौंप दी गई, जिसके बाद में 4 जनवरी सन 2025 को राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और राजेश को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस ने दिविल का पता जानना चाहा, क्योंकि असली कातिल तो वही था, सारी साजिश उसी की रची हुई थी। जिसके बाद में राजेश ने बताया दिविल के बारे में भी, और दिविल भी पुडुचेरी में नाम बदल कर रह रहा था। जो दिविल था वो अपना नाम विष्णु बनकर रह रहा था और जो ये राजेश था वो प्रवीण कुमार बनकर रह रहा था। दोनों ने अपना नाम भी बदल लिया था। 19 साल में अपना हुलिया काफ़ी बदल चुके थे दोनों। और तो और दोनों ने शादी भी कर ली थी। इंटीरियर डिज़ाइन का काम कर रहे थे और सोचते थे कि हमारा पता किसी को चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। सन 2006 का केस था। सन 2025 में ये हथियारे पकड़े गए। मामले में बहुत लंबा वक्त लगा, लेकिन आखिर में आकर जो अपराधी हथियारे थे रजनी और उसकी बच्चों के, उन्हें सलाखों के पीछे पुलिस ने भेज ही दिया। पुलिस की कड़ी मशक्कत रही है और पुलिस ने भी हार नहीं मानी है इस चीज़ में। तो केरला पुलिस को एक सैल्यूट तो बनता है। 19 साल बीत चुके थे लेकिन उनको रजनी और उसकी बच्चियों के हथियारों की तलाश बरकरार उन्होंने रखी और वो ढूंढते रहे और आखिर में उन्होंने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।